Morning students, how are you all? I hope you all are doing great, healthy and safe. Today we will begin chapter 10, that is the golden age of the Gupta period. गुप्ता पीरियड जब इस्टेब्लिश हुआ, जब इसने अच्छे से अपना कब्ज़ा कर लिया, अपना राज स्थापित कर लिया, तो उसे गोल्डन एज बोलते हैं, गुप्ता पीरियड भी. सो लेट्स सी चैप्टर इन अ नटशेल. द बिगनिंग ऑफ द गुप्ता एम्पायर. गुप्ता शासक की, कब से गुप्ता जो शासन था उसकी कब बिगिनिंग हुई, कब स्टार्टिंग हुई. चंद्रगुप्त फर्स्ट, और फिर समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त सेकंड, फिर लेटर गुप्ताज, फिर द एमर्जेंस ऑफ न्यू किंगडम, फिर साउथ इंडियंस किंगडम्स. सो लेट गेट स्टार्टेड. द डाउनफॉल ऑफ द कुशाना एम्पायर बिगन इन द 3rd century AD. कुशाना एम्पायर जो था वो 3rd century AD में वो गिरने लगा, उसका शासन कम होने लगा. बाई अर्ली 4th century मैनी इंडिपेंडेंट स्टेट्स कम इनटू बीइंग रूल्ड बाय डिफरेंट राजाज हैविंग स्मॉल किंगडम्स. फिर उसके बाद कुछ अलग अलग राजा लोग ने अलग अलग स्टेट में राज करना शुरू किया. ठीक है. इट वॉज अ पीरियड ऑफ पॉलिटिकल टर्मोइल अंटिल द गुप्ता डायनेस्टी कम टू द लाइट एंड यूनाइटेड द किंगडम. इसके बाद गुप्ता आया और लेट अस फाइंड आउट व्हाई द गुप्ता पीरियड इज नोन एज द गोल्डन एज. गुप्ता की एज को गोल्डन एज क्यों कहा गया, चलिए जानते हैं. द बिगनिंग ऑफ द गुप्ता एम्पायर. गुप्ता एम्पायर की शुरुआत कैसे हुई. वन ऑफ द किंगडम इन मगध रीजन वॉज रूल्ड बाई राजा नेम्ड श्री गुप्ता. श्री गुप्ता नाम का राजा मगध रीजन में शासक था. ठीक है, वो राज्य करता था. इट इज सेड टू बी that he was Vaish and this was different from the previous trend of kings being from Kshatriya clan only. He ruled in the period around 280 AD. 280 AD के आसपास उसने राज करना शुरू किया. His son, उसका जो बेटा था घटोत्कच जिसका नाम था, took over घटोत्कच took over the reign and he continued the rule for about 40 years. फिर उसके बाद उसका बेटा घटोत्कच ने राज्य संभाला. जैसे कि आपको पता है कि बड़ा बेटा जो होता था वो राजपाट संभालता था बाप के मरने के बाद, अपने फादर की डेथ के बाद. तो घटोत्कच ने 40 साल तक राजपाट संभाला. फिर उसके बाद उसका बेटा चंद्रगुप्त आया. ठीक है. चंद्रगुप्त इज नॉट टू बी मिक्सड अप विद चंद्रगुप्ता ऑफ द मौर्यन एम्पायर. Since there is another Raja Chandragupta, after some time they are recognized as Chandragupta first. जब दूसरा चंद्रगुप्त भी आ गया तो इन्हें चंद्रगुप्त फर्स्ट के नाम से जाना जाने लगा. ठीक है. और जो दूसरा वाला था उसे चंद्रगुप्त सेकंड कहा जाने लगा. तो द नेबरिंग किंगडम ऑफ वैशाली वाज अंडर द लिच्छावीज. द लिच्छावीज वाज सेड टू बी नेपाली ओरिजिन बट सेटल्ड इन इंडिया. ये नेपाली ओरिजिन था लेकिन इंडिया में सेटल हुआ. दे रूल्ड द किंगडम ऑफ वैशाली विच कवर्ड पोर्शन ऑफ नॉर्थ बंगाल एंड बिहार. और फिर इसने अपना जो किंगडम था वो बढ़ाया और ये वैशाली को इसने कवर किया और नॉर्थ बंगाल और बिहार के पोर्शन को कवर किया. द लिच्छवी पीरियड इज ऑफन सिनोनिमस विद गुड गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ऑल्सो नोन फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी. ये पीस और प्रॉस्पेरिटी का सिंबल बन गया, उसका निशान बन गया. ठीक है. सक्सेसिव किंग्स फॉर गुप्ता डायनेस्टी. उसके जो सक्सेसिव किंग थे गुप्तास के वो कुछ इस तरह से हैं. श्रीगुप्त, घटोत्कच गुप्त, चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त, रामगुप्त और चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त और कांतगुप्त, पुरुगुप्त, कुमारगुप्त, बुद्धगुप्त, नरसिम्हागुप्त, कुमारगुप्त और विष्णुगुप्त, वैन्यागुप्त एंड भानुगुप्त. चंद्रगुप्त फर्स्ट का जो टाइम पीरियड था जब उसने अपना किंगडम बनाया और जब वो किंग था तो उसका टाइम पीरियड था 320 to 335 कॉमन एरा CE. ओके. Chandragupta first ascended the throne in 320 CE. According to contemporary sources, he entered into a marital alliance
with the powerful Licchavi rulers of Vaishali. He married Kumar Devi, a princess of Licchavi tribe. Following the Patalput, the capital city of Magad came under his control on account of his matrimonial alliance. His empire extended up to Prayag and Saketa. आपने देखा है इसने किस तरह से अपने जो किंगडम था उसे कैसे फैलाया। लिच्छावी रूलर्स जो था वो बहुत ही पावरफुल था, उससे उसने विवाह संबंध बनाया। उसकी जो कुमार देवी थी उसके साथ उसने शादी की, जो कि लिच्छवी ट्राइब की प्रिंसेस थी। उसके साथ जब शादी की फिर उसके बाद उसने अपने और किंगडम को बढ़ाया। पाटलिपुत्र जो कि मगध की कैपिटल थी वो उसके कंट्रोल में आ गई और फिर मैट्रिमोनियल अलायंस के थ्रू उसने प्रयाग और सकेत में अपना जो किंगडम था वो फैला लिया, अपना राज फैला लिया। द कंट्रोल ओवर मोस्ट ऑफ द प्रेजेंट डे बिहार एंड वास्ट रिजर्व्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड फर्टाइल प्लेन्स ऑफ उत्तर प्रदेश मेड हिम अ पावरफुल रूलर। इसे एक पावरफुल रूलर इसे बना दिया क्योंकि इसका जो बहुत सारे बड़े बड़े जो जगह थी वहाँ पर इसका कब्ज़ा हो गया। ही एज्यूम्ड द इम्पेरियल टाइटल ऑफ महाराज धीराज, ठीक है, इसे ये टाइटल मिला। समुद्रगुप्त इसके बाद आता है। समुद्रगुप्त एक ग्रेट कॉन्क्वेरर था। ही एक्सटेंडेड हिज किंगडम फ्रॉम द हिमालयाज टू द साउथ एंड फ्रॉम द ब्रह्मपुत्र इन द ईस्ट एंड यमुना टू द नॉर्थ। इसने इस तरह से अपने किंगडम को बढ़ाया। अ लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशन बाई पोएट हरि सेना गिव्स एन अकाउंट ऑफ समुद्रगुप्त एंड द सेम inscribed and pillar at Allahabad. It consists of 33 lines in Sanskrit. Apart from this, in the 4th century AD, an inscription was engraved in the Ashokan pillar at Allahabad known as Prayag Prashasti, which gives us information about Samudragupta's accession and conquest. जो कि इलाहाबाद में इसके बारे में समुद्रगुप्त की कुछ साक्ष्य मिलती हैं जिससे आपको पता चलता है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है और इसके बारे में लिखा गया। इसकी पोएट्री भी लिखी गई जो कि संस्कृत में थी। किंगडम ऑफ वेस्टर्न गैंगेटिक प्लेन्स एंड पंजाब, ही ऑल्सो एक्सटेंडेड हिज एम्पायर अप टू कांचीपुरम इन डिकेन। कांचीपुरम में भी इसने, कांचीपुरम जो था डिकेन में, उसमें भी अपने राज्य को फैला लिया। ही हैड गुड रिलेशन विद द सकस एंड कुशानास, इसके सकस और कुशानास के साथ अच्छे रिलेशन थे। चंद्रगुप्त सेकंड took the title of Vikramaditya due to his achievement in literature, culture, art and science. Chandragupta second took the title of Vikramaditya due to his achievements in literature, culture, art and science. चंद्रगुप्त सेकंड जो था उसे विक्रमादित्य का टाइटल मिला क्योंकि इसकी अचीवमेंट जो थी वो लिटरेचर, कल्चर, आर्ट और साइंस के ऊपर थी। ही कंक्वर्ड मालवा, गुजरात एंड कैरीड ट्रेड इन वेस्टर्न इंडिया एट प्लेसेस सच एज काम्बे एंड सोपारा। ही कंक्वर्ड बंगाल एंड एक्सटेंडेड हिज कंट्रोल ऑन ऑल साइड्स ऑफ इंडिया। ही मेड उज्जैन एज हिज सेकेंड कैपिटल। उसने उज्जैन को अपना सेकेंड कैपिटल बना लिया और ही कंस्ट्रक्टेड दशावतार टेम्पल एट देवगढ़ विच इज़ फेमस फॉर गुप्ता आर्ट। देवगढ़ जो था और दशावतार टेम्पल ये गुप्ता आर्ट के नाम से फेमस हुआ, ठीक है। चंद्रगुप्त सेकेंड ऑल्सो हैड ट्रेड रिलेशन विद रोम एंड इजिप्ट विच इज़ नोन फ्रॉम द गोल्ड कॉइन यूज्ड ड्यूरिंग हिज पीरियड। इसने गोल्ड कॉइन्स का यूज़ शुरू किया अपने पीरियड में, ठीक है। और द लिटरेरी सोर्सेज वर प्लेंटी, लॉट्स ऑफ लिटरेरी एंड पोएटिक वर्क ऑफ ग्रेट राइटर्स गेव अ क्लियर पिक्चर अबाउट द सिग्निफिकेंट अचीवमेंट ऑफ चंद्रगुप्त सेकेंड। हिज कोर्ट पोएट्स वर कॉल्ड नवरत्नास। उसके जो पोएट थे उसे नवरत्नास के नाम से जाना गया, जिसे 9 जेम्स बोलते हैं। 9 मीन्स होता है 9 और रत्नास मीन्स जेम्स। 9 जेम्स के नवरत्नास थे इसके पोएट, और जिसमें कालिदास भी एक थे, ठीक है, जो कि बहुत फेमस हैं कालिदास। वराहमिहिर वॉज एन एस्ट्रोनॉमर। वराहमिहिर जो थे वो एक ज्योतिष थे। एंड
विशाखादत्ता वॉज अ ग्रेट ड्रामेटिस्ट, जो कि ड्रामेटिस्ट थे। हु रॉट मुद्रा रक्षासा। पंडित विष्णु शर्मा कंपाइल्ड पंचातंत्र विच वॉज कलेक्शन ऑफ फेबल्स। एडमिनिस्ट्रेशन अंडर गुप्तास। गुप्तास के अंडर में एडमिनिस्ट्रेशन कौन सा था? गुप्तास के अंदर ने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन स्किल को शो किया, जो कि महान थी। दे हैड अ स्मूथ सिस्टम ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन एंड गवर्निंग ऑफ टेरिटरीज। उसने टेरिटरीज पर को गवर्न किया। द वेलफेयर एक्टिविटीज़ वर रन प्रॉपरली। द डिगिंग ऑफ वेल्स, मेकिंग ऑफ रोड्स एंड कैनाल्स हेल्प इम्प्रूव एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड ट्रेड। ओके, क्या हुआ कि इसने बहुत सारी दीवारों की खुदाई कराई और रोड्स बनवाई और नहरें बनवाई। कैनल्स में होती हैं नहरें, और जो कि नहरों को इसलिए बनवाए इसने कैनल्स को क्योंकि एग्रीकल्चर को जिसमें इम्प्रूव किया जा सके और ट्रेड को, व्यापार को भी बढ़ावा मिल सके। अदर डेवलपमेंट, साइंस और लिटरेचर को भी इसने बढ़ावा दिया। और जो अजंता की आर्ट है, एलोरा केव्स हैं, वो भी इन्हीं के टाइम की हैं। सांची स्तूपास और जो झांसी का टेम्पल है, देवगढ़ का, कानपुर का भीतर गांव है, ये जो हैं बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं इनके टाइम के आर्किटेक्चर के। Those period the carving, the making of stone statue of Lord and gods also shows remarkable improvement from earlier times. Economic growth, इनकी economic growth कैसी? The improvement in the agriculture, production, development of arts, craft and building, trade within the country and with foreign countries brought prosperity. The Gupta period has therefore been described as the golden age of Indian history. तो आपने देखा कि इसमें एग्रीकल्चर में भी इन्होंने प्रोग्रेस किया, आर्ट में भी इनका डेवलपमेंट हुआ, क्राफ्ट, बिल्डिंग में, ट्रेड में, ठीक है, हर चीज़ में जब इनका हुआ तो ये फॉरेन कंट्रीज़ में जाने लगे, उन्होंने ख़रीदा। तो इसकी वजह से इकोनॉमिकली ये जो थे बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए, ठीक है, इन्हें बहुत ज़्यादा पैसों से फ़ायदा हुआ, ये बहुत पैसे वाले हो गए। इसी वजह से इसे गोल्डन एज बोला जाता है इंडियन हिस्ट्री की, जब इंडिया के पास सबसे ज़्यादा पैसा था। रिलीजन, द गुप्ता शोज अ प्रेफरेंस टू देयर फैमिली डाइटी विष्णु, जो विष्णु को प्रेफरेंस देते थे। दे परस्यूड द पॉलिसी ऑफ परफेक्ट फ्रीडम ऑफ वर्शिप। न्यू टेम्पल्स वर बीइंग बिल्ट बेटर एंड attractive idols were being made of Hindu gods and goddesses, and thus there was a revival of Hinduism to a great degree. Later Guptas, Chandragupta II, जो चंद्रगुप्त सेकंड था, it was succeeded by his son Kumargupta. He was also known as Mahendraditta. Towards the end of his reign, a tribe in the Narmada Valley called Pushyamitras became powerful enough to threaten the empire. Kumargupta was succeeded by his son Skandagupta, who is considered to be the last the great rulers of Gupta dynasty. He defeated the Pushyamitras. Soon afterwards, the empire was threatened by the Hunas. There were a nomadic tribe of Central Asia. Skandagupta defeated the Hunas. However, after his death, the Hunas overran a large part of North India. जब उसके बेटे स्कंदगुप्त के जब डेथ हो गई तो फिर उसके बाद हुनास ने उस पर कब्जा कर लिया और फिर वो शासन करने लगे। द सक्सेसर ऑफ स्कंदगुप्त वर इनकैपेबल, soon the vast empire collapsed and glorious rule of the Guptas came to the end. Okay, the emergence of new kingdom कैसे emergence हुए, कैसे मिले? The rule of हर्षवर्धन, the Harsha-charita is biography of King Harshavardhana, who ruled in the 7th century AD. The biography was written by his court poet Banabhatta in Sanskrit. The writing of another Chinese traveler and scholar, Zhuang Zhang, described the rule of Harshvardhan. He had become the ruler ऑफ कन्नौज, जो कि कन्नौज का राजा बना और वो
उसने मगध पर और बंगाल पर कैप्चर कर लिया, उस पर कब्जा कर लिया, ठीक है। हिज वेंचर्स द कैपिटल एरिया साउथ द नर्मदा वर स्टेल्ड एंड ही वॉज डिफीटेड। फिर ये हार गया। लिटरेसी द एजुकेशन, हर्षवर्धन वॉज ग्रेट रूलर। हर्षवर्धन जो था वो बहुत ग्रेट रूलर था, और जैसे कि इसने बहुत सारे फेमस ड्रामास थे, जैसे कि रत्नावली और नागानंदा। ड्यूरिंग हिज रूल नियरली अ क्वार्टर ऑफ द रेवेन्यू वॉज स्पेंट ऑन एजुकेशन। उसने बहुत ज़्यादा खर्च किया एजुकेशन के ऊपर। नालंदा बिकम अ फेमस सीट ऑफ हायर लर्निंग। एज पर द चाइनीज स्कॉलर हुआन सांग, there were more than 15,000 students who were getting the free education at नालंदा। यानी कि इसने फ्री एजुकेशन भी लोगों को प्रोवाइड कराए। 15,000 तक स्टूडेंट नालंदा में फ्री एजुकेशन ले सकते थे। 1000 टीचर्स वहाँ पर थे, और 50 सब्जेक्ट्स की स्टडी कराई जाती थी उस यूनिवर्सिटी में, ठीक है। नालंदा नाम की यूनिवर्सिटी थी, वहाँ पे 1000 टीचर थे और 15,000 बच्चों को फ्री में एजुकेशन मिलती थी। 50 सब्जेक्ट थे, और स्ट्रिक्टली वहाँ पे एडमिशन लिया जाता था, उसका सिलेक्शन होता था, और 10 to 20% कैंडिडेट्स कुड सिक्योर एडमिशन। 10 से 20% कैंडिडेट्स का एडमिशन सिक्योर था। द रेवेन्यू फ्रॉम 100 विलेजेस वॉज एयर मार्क्ड फॉर दिस इंस्टीट्यूशन। बिसाइड दिस देयर वर अदर सेंटर्स ऑफ लर्निंग एट विक्रमशिला एंड काशी। चैरिटी, किंग हर्षवर्धन हैड अ वेरी काइंड हार्ट। हर्षवर्धन जो था उसने एजुकेशन के ऊपर वर्क किया, और वो चैरिटी भी करता था। उसका दिल जो था बहुत ही अच्छा था, बहुत ही नर्म था, बहुत काइंड हार्ट था, बहुत दयालु था। ही यूज टू होल्ड अ पूजा एट प्रयाग। उसने प्रयाग में एक पूजा रखता था हर 5 साल के बाद, ठीक है, और जिसमें बहुत सारे पैसे ज़रूरतमंद लोगों को देता था। ह्यून सांग स्टेट दैट द 643 AD at one such prayer meeting he even gave away his personal jewel and clothes। उसने अपने पर्सनल कपड़े और ज्वेलरी भी दे दिया था। He later borrowed some from his sister to cover himself up. He also begged on the street after giving away all his wealth। उसने सारे अपने कपड़े दे दिए, अपनी ज्वेलरी दे दी, फिर उसके बाद वो भीख मांगने लगा था, ठीक है, सड़क पे आ गया था। Such was his magnanimity for the welfare of citizens of his kingdoms। South Indian kingdoms, the Chalukyas। During the 6th and 12th centuries AD, the Chalukyas ruled large part of central India. Vatapi was their capital। Pulakeshin first was the first independent ruler of Vatapi or Badami। Kirti Varman first succeeded him the throne, who was later succeeded by Pulakeshin II। Pulakeshin II AD 609-642 was the prominent ruler। His kingdom went up to Konkan, Goa and Malwa, but he was soon defeated by the Pallava ruler Narasimha Varman। द पल्लवास, इसके बाद पल्लवास आए, जब इन्हें नरसिम्हा वर्मन को डिफीट कर दिया गया, ठीक है। पल्लवा रूलर जो था नरसिम्हा वर्मन, इसने डिफीट किसे किया? पुलाकेशिन II को। इसे जब हरा दिया तो फिर पल्लवास का कब्ज़ा हो गया। पल्लवास इस्टेब्लिश देयर किंगडम इन 6th century AD and made कंचीपुरम देयर capital। They ruled for 600 years and were constantly in fight with Kolas and Pandyas। Mahendra Varman first was the first Pallava ruler and he was defeated by Pulakeshin II। फर्स्ट जो पल्लवा रूलर था, पल्लवा का राजा था जैसे कह सकते हैं, महेंद्र वर्मन फर्स्ट, जो पुलाकेशिन II के थ्रू हार गया 630 से 668 AD में। द पल्लवास patronized Dravidian art। They built the Shore temple
rathas at Mahabalipuram. They patronized Sanskrit scholars and helped grow Tamil language. There were saints who roamed around singing the hymns. The saints who sang in the praise of Vishnu were called Alvars, and those who sang in praise of Shiva were called Nayanmars. शोर टेम्पल और रथास उसने बनवाए महाबलीपुरम में, और उसके जो संत गाते थे, ठीक है, विष्णु का सॉन्ग, विष्णु की पूजा जो करते थे उसके लिए जो गाते थे उसे अलवर्स बोला जाता था, और जो शिवा के लिए गाया जाता था उसे नयनमर्स बोला जाता था. देयर वर 12 अलवर्स and 63 Nayanmars. They started the Bhakti movement in South India, which later spread in North India. I hope you have cleared all the things. So it's enough for today. Thank you. Have a nice